हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 शुरू कर रहे हैं फंक्शन। तो देखिए, पहले मेन जो हमारा कंसेप्ट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मतलब यहाँ कोई ना कोई एलिमेंट है। नॉन एम्प्टी का मतलब कोई ना कोई एलिमेंट है। देन ए subset of x cross y is said to be a function। देखिए, मैंने कहा x क्रॉस y मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनता है, इसका जो सबसेट है उसको हम क्या कहेंगे? फंक्शन कह सकते हैं। इसको मैपिंग कह सकते हैं, मैप बोल सकते हैं, रूल बोल सकते हैं, यहाँ पर मेथड कह सकते हैं इसको, और कॉरस्पॉन्डेंस भी कह सकते हैं। इज सेड टू बी फंक्शन इफ एंड ओनली इफ। देखिए, ये फंक्शन कब होगा? फॉर इच x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू y। फॉर वेयर ए जो x y है वो बिलोंग करे f में। दोबारा देखिए, फॉर इच x बिलोंग्स टू x मतलब x के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू y। ये स्मॉल y है, ये कैपिटल Y है। मतलब x के हर एलिमेंट के लिए y में एक एलिमेंट होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर, इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर। देखिए, इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं यहाँ पर, द फर्स्ट एलिमेंट या कंपोनेंट कह सकते हो आप, कंपोनेंट शुड बी डिफरेंट। जो ऑर्डर पेयर बनते हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे डिफरेंट होने चाहिए। ये हमारी मेन डेफिनेशन है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद में मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा। देखिए, x एंड y टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए सबसेट ऑफ x क्रॉस y, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट इज सेड टू बी ए फंक्शन। फंक्शन कह सकते हैं, मैपिंग कह सकते हैं, मैप कह सकते हैं, रूल, मेथड और कॉरस्पॉन्डेंस भी इसको कहते हैं। यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ये डबल एफ यहाँ पर। फॉर इच x बिलोंग्स टू x, x के हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट होना चाहिए y में। दूसरा, इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के, द फर्स्ट एलिमेंट और कंपोनेंट शुड बी डिफरेंट। फर्स्ट एलिमेंट हमारा डिफरेंट होना चाहिए। ये मेन डेफिनेशन, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद में मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर देखते हैं। जैसे कि हम बात करें फंक्शन की, यहाँ पर मैं दो सेट लेके चलता हूँ, x और y। देखिए, x y फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, f x टू y। ये फंक्शन हमारा x टू y, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, f ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमारा फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है हमारा। मैंने बताया आपको, जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ 1 2 3 4 5, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ऐसा हमने मान लिया, यहाँ पे 6 लिया। मैंने पहले स्टेप में बताया कि x के एवरी एलिमेंट के लिए यहाँ पे एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये 1 है, 8 2 5 पे जा सकता है, 3 2 पे जा सकता है, 4 6 पे जा सकता है, 5 3 पे और 6 4 पे। आप देखिए, इसके x के हर एलिमेंट के लिए y में एक एलिमेंट है। यहाँ पर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। यहाँ पर दूसरी बात, यहाँ पर जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, जो हमारा ऑर्डर पेयर बनता है, जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ ऑर्डर पेयर 1 1 पे गया है। उसके बाद में देखिए 2 5 लिखा मैंने। यहाँ पे फंक्शन के बारे में कोई यहाँ पे मैंने स्पेशलाइजेशन नहीं लिखा कि भी मैंने किस टाइप का फंक्शन लिखा। मैं अपनी मर्जी के वर्ड लेके चल रहा हूँ। जैसे कि 3 गया यहाँ पे 2 पे, आप देख लीजिए। 4 जो है यहाँ पे 6 पे लाई करता है, 5 गया यहाँ पे 3 पे, और जो 6 है टेंस टू 4। ऐसा हमने लिखा है। पहले के अकॉर्डिंग x के एवरी एलिमेंट के लिए y में एक एलिमेंट है। दूसरा, जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, देखिए सभी में डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, वो डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर मीन्स ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि ऐसा ना हो जैसे 1 1 लिखा मैंने कि 1 3 हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं बनता हमारा। मीन्स जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पर एक जैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये कंडीशन है यहाँ पर। हाँ, ये
पॉसिबल है, जैसे कि मान के चलिए मैं और एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये एक्स है, वाई 1 2 3 4 लिखा है यहाँ पे, 1 2 3 4 या 9 कुछ भी लिख लो आप। जैसे 1 गोइंग टू 2, ऐसा पॉसिबल है कि 2 आल्सो गोइंग टू 2, ये पॉसिबल है। मैंने यहाँ पर क्या कहा, देखिए इसके अकॉर्डिंग लिखता हूँ, 1 1 लिखा मैंने और 2, जैसे 1 2 पे गया है और 2 2 पे गया है। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। ये फंक्शन है हमारा, बट ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम आया दोनों में, ये पॉसिबल नहीं है। अब जैसे कि 3 गोइंग टू 4 एंड 4 आल्सो गोइंग टू 3, ये पॉसिबल है यहाँ पे, 3 3 और 3 4 पे पॉसिबल होना चाहिए, यहाँ पर ये फंक्शन बन जाता है। बट ये फंक्शन नहीं बनता यदि ऐसा केस होता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, जो डेफिनेशन में मैंने आपको बताई है कि भी एक्स के एवरी एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट होना चाहिए। जैसे मैं 7 लिख लेता है यहाँ पर, अब देखिए 7 यहाँ पे कहीं पे भी टेंस नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन नहीं बनता। एक्स के एवरी एलिमेंट के लिए वाई में एक एलिमेंट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है हमारा, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें डिफरेंट होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रहे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर डोमेन की, कोडोमेन और हमारा है रेंज, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी देखिए जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, जैसे कि जो फर्स्ट सेट होता है हमारा, सेट एक्स इज कॉल्ड डोमेन, जो फर्स्ट सेट है यहाँ पर, और जो वाई है यहाँ पर उसको बोलेंगे कोडोमेन, पूरे सेट को। और एक होता है रेंज। रेंज क्या होता है, देखिए रेंज ऑफ एफ हम कहते हैं यहाँ पर इक्वल टू एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ये हमारी रेंज होती है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रेंज होती है हमेशा याद रखिए सब सेट ऑफ कोडोमेन। एक कंसेप्ट में इसको दोबारा बताता हूँ, कोडोमेन, डोमेन और रेंज कैसे होती है, एक बार आप इसको यहाँ तक देख लीजिए, एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपको समझाता हूँ। हम बात कर रहे थे यहाँ पे फंक्शन की, डोमेन कोडोमेन। एक बार आप देखिए यहाँ पर, मैं यहाँ पर रियल नंबर से लेके रियल नंबर पे कोई फंक्शन डिफाइन करता हूँ, और देखिए जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक्स टू वाई है, हमारा फंक्शन ये होता है एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये नोटेशन होती है, याद रखिए आप हमेशा के लिए। तो इसको मैं डिफाइन करता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स के जैसा लेके चलता हूँ यहाँ पर। देखिए इसको डायग्राम में भी ड्रॉ करके बताऊंगा, और वैसे भी आप डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं आप उस बात को समझिए। ये रियल नंबर है हमारा, रियल नंबर में सभी नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल। तो देखिए एक बार हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, मैं कुछ ही लेके चलता हूँ, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ऐसे हम रियल नंबर लेके चलते हैं। ये r है यहाँ पर, ये भी r मान लिया, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हम यहाँ पर 16 तक लेके चलते हैं, आप समझ लीजिए इस बात। तो देखिए मैं फंक्शन में वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर 0, इसके अकॉर्डिंग तो मुझे मिलेगा एक्स के इक्वल टू 0, मीन्स 0 टेंस टू 0, 0 पे जाता है। अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -1 पुट किया, तो देखिए -1 की वैल्यू क्या मिलती है, 1 स्क्वायर दैट इक्वल टू 1, मतलब -1 हमने लिया तो ये वैल्यू देता है 1। सिमिलरली 1 पुट करोगे तो वैल्यू 1 देगा, आप चेक करना। -2 पुट करोगे तो 4 पे जाएगा, 2 पुट करोगे तो 4 पे जाएगा। आप देखिए इस बात को अच्छी से। इसी प्रकार आप देखिए 3 लोगे तो यहाँ पे जाएगा 9 पे, -3 + 9 पे, 4 जाएगा 16 पे, और -4 जाएगा ये 16 पे। हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो डोमेन और कोडोमेन का है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर डोमेन क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमने फंक्शन जो डिफाइन किया यहाँ पर आर, तो डोमेन हमारी आर है, रियल नंबर। अब बात करते हैं कोडोमेन की। देखिए कोडोमेन में हमारे पॉइंट्स क्या है, यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है आर है, क्योंकि इंटीजर्स में लेके चल रहा था यहाँ पर, तो कोडोमेन भी हमारी आर होगी, मीन्स ये डोमेन और ये कोडोमेन होती है। अब बात करते हैं रेंज की। देखिए रेंज जो है यहाँ पर कोडोमेन के जिस जिस एलिमेंट पे गया है, ये एलिमेंट्स जाते हैं उसको रेंज कहेंगे। जैसे मैं लिखता है इसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए -4 से लेके 4 तक हमने लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनती मेरी रेंज, 0 1 4 9 16 एटसेट्रा, केवल इतने ही एलिमेंट होते तो हमारे पास ये हमारी रेंज होती है। मतलब रेंज जो होगी हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है। रेंज जिस पे एक्स की वैल्यूज पॉसिबल हो रही है उसको रेंज कहेंगे, अदरवाइज इस पूरे सेट को तो कोडोमेन कहेंगे। आप ध्यान रखिए, जो फर्स्ट सेट होता है उसको डोमेन बोलते हैं, जो सेकंड सेट होता है उसको कोडोमेन बोलते हैं, और कोडोमेन पे जहां जहां पर एक्स की वैल्यूज आ रही है उसको रेंज बोलते हैं।
और मैं बता देना चाहता हूँ, जिसपे जैसे एलिमेंट गया 0 1, इसको बोलते इमेज, इमेज ऑफ एफ। जैसे यहाँ पर 9 है यहाँ पर, तो आप लिखोगे इमेज ऑफ एफ, इसको इमेज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे -4 टेंस टू दिस, तो यहाँ पे 4 को कोई कहोगे आप प्री इमेज, इसको हम प्री इमेज बोलते हैं, आप याद रखिए, ठीक है। जैसे 2 है यहाँ पर, आप इसको प्री इमेज कहेंगे। इसके बारे में डिटेल से स्टडी आप अगले क्लास में भी पढ़ोगे। बाकी इतना आपको पता होना चाहिए, इमेज कहलाती है जो कोडोमेन में एलिमेंट्स होते हैं और जो डोमेन में होते हैं इनको प्री इमेज कहते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं, आप प्लीज उनको अच्छे से देखिए, उनकी डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होती है, क्योंकि ये हायर स्टडी में बहुत काम आते हैं। तो इसके बाद में हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ सम फंक्शंस है, इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आप एक बार अच्छे से देखना बुक में। सबसे पहले आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक जैसा। जैसे कि f हमारा फंक्शन है R2R, इसको डिफाइन करते हैं fx इक्वल टू x, मतलब आप x की जो भी वैल्यू पुट करोगे, जो वैल्यू पुट की हुई आपको मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे रियल नंबर में 1 पुट किया तो 1 मिलेगा, 2 पुट किया तो 2 मिलेगा, 3 पुट किया तो 3 मिलता है, इसलिए इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। हम बात करते हैं डोमेन की, इसकी R होगी, रियल नंबर फॉर्म। R का मतलब यहाँ पर ध्यान रहे रियल नंबर। और कोडोमेन की बात करते हैं तो भी यहाँ पर हमारा जो बनता है रियल नंबर बनेगी। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। इसको देखिए, मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूं R2R, मतलब ये मिलता है fx इक्वल टू c। c कोई भी कांस्टेंट है यहाँ पर, c इज एनी कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे हमने 1 पुट किया तो भी आपको c मिलता है, आप 2 पुट करते हो तो भी c मिलता है, आप यहाँ पर 3 पुट करते हो तो भी c, मतलब यहाँ पर एक वैल्यू फिक्स है। तो ये ध्यान रहे। अब बात करते हैं इसकी डोमेन की, तो डोमेन इसकी R थी और कोडोमेन थी यहाँ पर, ये भी आप याद रखिए R, बट जो इसकी रेंज है वो ओनली C है यहाँ पर, सिंगलटन। यहाँ पर जब हम बात करते हैं रेंज की, तो यहाँ पर आपको मिलता रियल नंबर्स ही मिलता आपको यहाँ पर, मतलब डोमेन, कोडोमेन, रेंज सब एक जैसी होती है, बट इसमें जो होगी रेंज हमारी यहाँ पर कांस्टेंट होगी। तो ये 2 फंक्शन, उसके बाद आगे देखिए। अगला देखिए हमारा मॉडुलस फंक्शन। ये क्या है देखिए आप, हम यहाँ पर रियल टू रियल ही डिफाइन करेंगे। ये कहता है fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस क्या होता है मैं इसके बारे में पहले बता देता हूँ। देखिए मॉडुल, ये जो हमने ये लगाया इसको मॉडुलस बोलते हैं। जैसे -6 है तो ये वैल्यू पॉजिटिव बना के देता है, -7 है तो भी इसको 7 लिखेंगे, +7 है तो भी 7। इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मॉडुलस फंक्शन की। इसको डिफाइन कैसे करते हैं देखिए, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। x, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यदि आप 0 या 0 से बड़ा वैल्यू पुट करते हो तो पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको। यदि आप यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन 0 पुट करते तो नेगेटिव वैल्यू देगा आपको। जैसे कि हम एक मॉडुलस फंक्शन लेके चलते हैं x-2, इसको कैसे डिफाइन करते हैं एक बार आप देखिए, ये +2 में भी काम आता है। इसके लिए मैं कंसेप्ट बताता हूँ, x-2 को 0 पुट कीजिए तो x की वैल्यू मिलती है 2। देखिए मैं लिखता हूँ इफ x इज ग्रेटर देन टू 2, 2 हो या 2 से बड़ा हो, इसमें पुट करके देखिए 2 से या 2 से बड़ा, 3 लिया, 3 में से 2 गया तो प्लस मिलता है, मतलब एज इट इज लिखिए आप। और इफ x इज लेस देन टू 2, 2 से छोटा 1 आप पुट करोगे, 1 - 2 - 1 हो गया, तो मतलब इसके आगे -1 लगाते हैं। तो ये हमारा मेन फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। तो बात करते हैं इसकी डोमेन की, हम यहाँ पर रियल नंबर लेके चल रहे थे। और डोमेन की बात करते हैं तो भी आप देखिए रियल नंबर। अब बात करते हैं इसकी रेंज की, इसकी रेंज क्या होगी आप देखिए, यहाँ पर हमने माइनस पुट किया तो भी पॉजिटिव, प्लस पुट किया तो भी पॉजिटिव, मीन्स आपको पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलेंगे, ये इसकी रेंज होती है। तो आप इसकी रेंज को, डोमेन, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए कि मॉडुलस फंक्शन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या इसकी विशेषताएं होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखिए, ये होता है FR2R पे ही डिफाइन करते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं कि fx इक्वल टू, ये सिंबल होता है, आप इसको ब्रैकेट नहीं कहेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन।
फंक्शन का स्पेशल नोटेशन है यहाँ पर, इसको डिनोट करते हैं। जैसे कैसे, यहाँ पे इंटीजर की बात की, इंटीजर प्लस माइनस में पूर्णांक होते हैं। जैसे मैं -1.2 पुट करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे ये इंटीजर है नहीं है ये, लेकिन वैल्यू जो देगा वो इंटीजर में देगा। -1.2 से छोटी वैल्यू आप इंटीजर में लिखोगे तो -2 लिखेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर 2.3 है, इसे छोटी वैल्यू देगा ये पूर्णांक में 2 बनेगा यहाँ पर। यदि मैं इसको ये लिखता तो इससे छोटी वैल्यू देखिए आप, -2.3 से छोटी वैल्यू इंटीजर्स में -3 होती है। मतलब एक बार यहाँ पर देखिए आप, -∞ to ∞, रियल नंबर को हमने रियल लाइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया 1 2 3, -1 -2 -3 ऐसे हम लिखते हैं। तो 2.3 जैसे कि मैंने बताया इंटीजर नहीं है, बट वैल्यू हमें इंटीजर में देगा यहाँ पर। तो इस तरह से जो वैल्यूज हमारी, देखिए रियल लाइन थी, वैसे तो इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं थी, मुझे यही बताना था यहाँ पर कि भाई इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे हमें एक इंटीजर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया 1 2 3, ये वैल्यू पुट की यहाँ पर पॉइंट में दिखाने की कोई जरूरत नहीं। इसी प्रकार मान लीजिए 3.9 लिखा हमने, तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको -4, बट ये 3.4 होता तो यहाँ पर मिलता 3। ये डेफिनेशन है। ये कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन है, बाकियों को आप देख लेना। एक फंक्शन और देखते हैं यहाँ पर, इसकी डोमेन कोडोमेन ये रह गई यहाँ पे। तो डोमेन को देखिए यहाँ पर फंक्शन R2R था, और जो कोडोमेन है यहाँ पर वो भी हमारी R मिलेगी यहाँ पर। अब बात करते हैं रेंज की। देखिए यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर इंटीजर्स, ये इसकी रेंज होगी, ये आप याद रखिए यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, एक लास्ट फंक्शन हमारा सिग्नम फंक्शन। इसके अलावा फंक्शन और भी है, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट है वही बताया, एक बार आप इसको जरूर पढ़िएगा। सिग्नम फंक्शन देखिए, फंक्शन R2R पे डिफाइन किया गया fx 1 if x is greater than to 0, ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है। 0 if x equal to 0 एंड -1 if x less than to 0। कैसे मैं इसके बारे में बताता हूँ, देखिए x is greater than to 0, x is greater than to 0, 0 से बड़ा, जैसे हम 0 से बड़ी वैल्यू पुट करते हैं 2, तो ये 1 वैल्यू देगा यहाँ पर। यदि आप 3 पुट करते हैं तो भी 1, आप 4 पुट करते हैं तो भी 1 वैल्यू देगा। इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन है। यदि हम x 0 पुट करते हैं तो ये 0 ही वैल्यू देगा, ये कंडीशन। लेस देन टू 0 तो -1, मीन्स जैसे कि मान लो हमने -1 पुट किया तो -1, -2 पुट किया तो भी -1, -3 पुट किया तो भी -1। ये स्पेशल टाइप का फंक्शन है। तो अब बात करते हैं इसकी डोमेन की। डोमेन इसकी R है। बात करते हैं कोडोमेन की, क्योंकि फंक्शन को मैंने ऐसे डिफाइन किया, ये भी R है। अब बात रह गई यहाँ पर रेंज की। आप देखिए रेंज क्या मिल रही है यहाँ पर, आप 1 मिल रही है, यहाँ पर 0 मिल रहा है, -1, मतलब इसका रेंज जो है यहाँ पर -1 0 1 ये है यहाँ पर। तो हम देखिए फंक्शन मैंने कुछ ही सिलेक्टेड बताए, इसके अलावा और भी फंक्शन है, बट आप एनसीईआरटी की बुक में अच्छे से दे रखे, आप उसको एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिए, देखिए कंसेप्ट वाइज ये, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में जो कंसेप्ट दे रखे हैं आपकी हायर स्टडीज के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3, which of the following relations are functions? Give reason if it is a function, determine its domain and range। देखिए आपको बताना है कि फंक्शन है या नहीं है। यदि फंक्शन है तो डोमेन और इसकी रेंज बतानी है आपको। देखिए पहली बात तो जो फंक्शन की डेफिनेशन है कि भाई x के एवरी एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट होना चाहिए। आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते थे, चाहे तो हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। चलो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। देखिए यहाँ 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और 17 है। यहाँ पर देखिए ये सब 1 पे ही गया, 2 1 पे, 5 1 पे, 8 1 पे, 11 14 17, इसका डायग्राम होगा। पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगी यहाँ पर, जो इसकी डेफिनेशन है। दूसरी थी यहाँ पर कि भी ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट हो डिफरेंट होना चाहिए। आप लिख सकते हो यस इट इज ए फंक्शन बिकॉज first element in all ordered pairs are different। कि भी फर्स्ट जो हमारा जो एलिमेंट है सभी ऑर्डर्ड पेयर में डिफरेंट है, और x के एवरी एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट है y में, तो फंक्शन है। अब इसकी बात करते हैं डोमेन की। देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में से 14 17, ये हमारा फंक्शन है। बात करते हैं इसकी रेंज की। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओनली 1 वैल्यू एग्जिस्ट होती है। सेकंड पार्ट को चेक कीजिए।
2 1 पे, 4 2 पे, 6 3 पे, 8 4 पे, 10 5 पे, 12 6, 14 7। आप देख सकते हो सारे के सारे, आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है। आप यही रीजन लिखिए यहाँ पर, यस इट इज ए फंक्शन बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इन ऑल ऑर्डर पेयर्स इज आर डिफरेंट्स। ठीक है, उसके बाद में इसकी बात करते हैं डोमेन की। तो 2 हम फर्स्ट जो इसका ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट हम लिख रहे हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ये हमारी डोमेन है। बात आती है रेंज की, तो रेंज देखिए यहाँ पे क्या मिलती है आपको, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारी रेंज बन गई। अब बात है थर्ड पार्ट की, 1 3 5। देखिए यहाँ पर ऑर्डर पेयर जो है, यहाँ पर इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। आप लिखिए नो इट इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज, देखिए यहाँ पे, बिकॉज इन 2 ऑर्डर पेयर्स फर्स्ट एलिमेंट इज सेम। भी जो 2 ऑर्डर पेयर उसमें फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर सेम है। इसका हम डायग्राम ड्रॉ करके देखिए एक बार, आपको और अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। 1 है यहाँ पे और 2 है, यहाँ पे है 3 5 5। देखिए 1 गोइंग टू 3 एंड 1 आल्सो गोइंग टू 5, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 1 2 और 2 है यहाँ पे, 5 पे गया है यहाँ पे, ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक ही एलिमेंट 2 पे नहीं जा सकता। डिफरेंट एलिमेंट पॉसिबल हो सकते थे, डायग्राम के बेसिस पे मैंने बताया। ये पॉसिबल हो सकता था कि जैसे कि मान के चलिए 1 3 पे है, 2 5 पे, ऐसा पॉसिबल हो सकता था। लेकिन यहाँ पर जैसे कि 1 गोइंग टू 5, ये नॉट पॉसिबल है, तो ये फंक्शन नहीं बनता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड, इसमें डोमेन और हमें रेंज बतानी है, आप अच्छे से समझिए। यहाँ पर इसके बारे में बात कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट है। देखिए इसका सॉल्यूशन, पहले फर्स्ट पार्ट को ही देखते हैं। fx इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x। मैंने आपको फंक्शन बताया था, एक्चुअली फंक्शन ये होता है हमारा fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, और इसको डिफाइन करते हैं हम x इफ x इज ग्रेटर देन टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन टू 0। आप इस बात को देख सकते हैं। तो यहां पर तो माइनस दे रखा है। अब बात करते हैं इसकी डोमेन की। आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करोगे वो रियल वैल्यू होगी। बात करते हैं कोडोमेन की, ये भी आप देख लीजिए, कोडोमेन भी इसकी r है यहाँ पर। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए इसके अंदर, देखिए मैंने डेफिनेशन तो ये है, बट यहाँ पे माइनस लगा रखा है। आप इस बात को देखिए। मैं यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल के बेसिस पे यहाँ पे -1 पुट करता हूँ, तो ये माइनस ये और ये -1, यहाँ पर ये मॉडुलस में ये माइनस अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, एंड दिस बिकम्स 1, दैट इज -1। मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, -2, दैट इज -2। हम यहाँ पे -3 पुट करते हैं, माइनस मॉडुलस -3, दैट इज -3। आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे प्लस माइनस में आपको क्या मिल रही है, नेगेटिव। मीन्स जो रेंज बनती है हमारी r नेगेटिव लिख सकते हो आप यहाँ पर। r माइनस का मतलब होता है नेगेटिव रियल नंबर्स। ये पहला पार्ट है, उसके बाद हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। एक बार फर्स्ट को अच्छे से देख लीजिए। अब पार्ट सेकंड की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। fx गिवन है यहाँ पे 9 माइनस में x किया। देखिए मैं लिखता हूं fx इज डिफाइंड इफ x इज ग्रेटर देन टू 0। भाई ये तभी डिफाइंड हो सकता है जब x इज ग्रेटर देन टू 0। दैट इज मैं ये कहना चाहता हूं कि 9 माइनस में x स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू 0। आप बल्कि इसको ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हो यहाँ पर, 0 हो या 0 से बड़ा। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्केयरिंग करता हूं तो 9 माइनस में x स्क्वायर ग्रेटर देन टू 0। देखिए आप, उसके बाद में माइनस x स्क्वायर, इस जो 9 था इसको दूसरी साइड चेंज करता हूँ, -9। देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। इस बात को अच्छे से देखिए, एक चैप्टर आएगा 6th, उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इनइक्वालिटी बोलते हैं इसके बारे में। यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर, बट इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से देखनी है, ये इनइक्वालिटी चेंज होगी यहाँ पर।
तो उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक रूल है कि एक्स स्क्वायर लेस देन टू ए स्क्वायर, तो आप लिखोगे एक्स इज ग्रेटर देन टू माइनस ए लेस देन टू ए। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं लिखता हूँ -3 ग्रेटर देन टू एक्स लेस देन टू 3, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू, जो हमारे इंटरवल देखिए फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था -3 to 3, ये हमें क्लोज इंटरवल मिलती है, दैट इज डोमेन इसकी क्या मिल गई यहाँ पर, डोमेन मिलती है -3 to -3, ये इसकी डोमेन है। अब बात करते हैं रेंज के लिए, देखिए लेट y इक्वल टू 9 माइनस में x की, क्योंकि हम fx को ऐसा लिख सकते हैं कि fx इक्वल टू y, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। तो स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं, तो y स्केयर, देखिए आप अच्छे से समझिए इस बात को, y स्केयर इक्वल टू 9 माइनस में x स्केयर। ठीक है, मैं x स्केयर की वैल्यू निकालता हूँ इन टर्म्स ऑफ y, मैं x स्केयर को शायद लिखता हूँ, तो ये मुझे मिलता है देखिए 9 माइनस में y स्केयर। अब मैं लिखता हूँ इफ x इज ग्रेटर देन टू 0, दैट इज 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू 0। तो देखिए नेक्स्ट है 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू 0, जैसे हमने पहले पार्ट में किया था वही, तो वाई स्क्वायर लेस देन टू 9, दैट इज वाई की वैल्यू मिलती है यहाँ पर -333, मतलब y बिलोंग्स टू -3 to 3, ये हमें मिलता है। देखिए यहाँ पर नाउ y इक्वल टू 9 माइनस में x स्क्वायर एंड x बिलोंग्स टू -3 to 3। जब मैं यहाँ पर -3 या 3 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 0 मिलती है मुझे यहाँ पर, दैट इज y बिलोंग्स टू, यहाँ पर -3 और 3 आया था, मैं क्या करता हूँ देखिए x की जगह पे मैं 3 या -3 पुट करता हूँ तो मुझे 0 मिलेगा या 3 मिलता है, मतलब हमारी जो रेंज बनती है वो मिलती है 0 to 3। एक बार वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 2x - 5, इसकी वैल्यू निकालिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, x की जगह पर यहाँ पर 0 लिख दीजिए, पहले पार्ट में देखिए 0 - 5 इक्वल टू -5। नेक्स्ट देखिए x की जगह पे आपको 7 पुट करना है, देखिए 14 - 5 दैट इज इक्वल टू 9। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 2 - 3 - 5 -6 - 5 दैट इज -11। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम प्रोसेस पे हम इसको करेंगे। c की जगह पे 0 पुट करनी है, 28 - 10 एंड लास्ट पार्ट में हमें tc इक्वल टू 212 दे रखा, तो c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले पार्ट को हम सोल्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन tc एज इट इज दे रखा है, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 0। तो देखिए 0 पुट किया हमने, t0 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 0 बाई 5 प्लस 32, ये हो गया 0 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 32। दूसरा पार्ट अपने आप से ट्राई कीजिए, तीसरा कर देते हैं यहाँ पर, देखिए t माइनस 10, 9 - 10 बाई 5 प्लस 32, 5 से कैंसिल किया 2 दैट इज -18 प्लस 32। अब देखिए यहाँ 18 32 में से हमने 18 को घटाया, आप चेक कर लीजिए यहाँ 14 मिलता है, आप चेक कर लीजिए। लास्ट पार्ट इसका फोर्थ, ये कहता है tc इक्वल टू दिस, इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू ये दे रखी है, हमें c की वैल्यू निकालनी। काफी सिंपल क्वेश्चन बनता है, साइड चेंज की सिंप्लीफिकेशन है और कुछ कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। तो देखिए इसको स्ट्रेच कीजिए, 0 यहाँ पर हो गए 11 8 1 9c बाई 5। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ 180 इंटू 5 बाई 9 दैट इज इक्वल टू c, 9 से कैंसिल किया तो c की वैल्यू 100, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर रेंज निकालनी है आपको। फर्स्ट पार्ट में fx इक्वल टू फंक्शन को डिफाइन किया 2 - 3x x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन टू 0। देखिए इसका सॉल्यूशन, क्योंकि x इज ग्रेटर देन टू 0 दे रखा, हम क्या करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में 3x ग्रेटर देन टू 0 इंटू 3, आपको क्या मिलेगा एक्चुअली यहाँ पे यही मिलेगा, क्योंकि 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलता है। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ नेक्स्ट टाइम में, देखिए आपको ध्यान रहे माइनस से मल्टीप्लाई करते ये आइडेंटिटी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए यहाँ पर। अब मैं बोथ साइड 2 को ऐड करता हूँ, देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2 - 3x लेस देन टू 0 प्लस 2, आपको मिलता है 2 - 3x लेस देन टू 2, मतलब जो हमारा fx है वो लेस देन टू 2 है। अब आप बात करते हैं रियल लाइन की, ये होती है हमारी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है।
तो जो x है सारी की सारी वैल्यू लेस देन 2 ले रहा है, मतलब -∞ से लेके 2, ये हमारी इसकी रेंज बन गई है। आप देख सकते हैं इसको कैसे हमने सोल्व किया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर x बिलोंग टू रियल नंबर, x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलता हूँ, मैं इसका स्केयर करता हूँ तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज सी केयरफुली, बोथ साइड में 2 ऐड करता हूँ, आपको मिलेगा x स्केयर प्लस 2 ग्रेटर देन टू 2, मीन्स आपको मिलेगा fx इज ग्रेटर देन टू 2 मीन्स। अब रियल लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 आया है और इक्वल भी है यहाँ पर, तो यहाँ से क्लोज हो गया और यहाँ पे ओप, तो ये इसकी रेंज होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ रेंज। अब लास्ट पार्ट रह गया, आप देखिए fx इक्वल टू x आप और x बिलोंग्स टू r। देखिए इसके बारे में मैंने बताया था, चलो दोबारा से रिकॉल कराते हैं आपको। 1 मैंने 2 पुट किया तो 2, 3 पुट करता हूँ तो 3 मिलता है। आप देखिए, और वैसे भी आपको ध्यान रहे ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन, सो इसकी रेंज क्या होगी आपको ध्यान रहे, रियल नंबर ही मिलती है, जो आप पुट करोगे वही वैल्यू आपको मिलेगी। तो इसकी रेंज जो है हमारी r है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।